हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। और अभी जो हम करने वाले हैं ये मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन करेंगे जो आपकी पेडागोजी से आते हैं। क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं इसका ये 2018 का आपका ऑफिशियल पेपर है। आपको जो सीडीपी था वो 30 मार्क्स का, उसको हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब हम सेकेंड पार्ट देखेंगे जो कि आपका किसका है, मैथमेटिक्स का है। इसमें 15 क्वेश्चन करके और कल हम मैथमेटिक्स को कवर करके इसके जो नेक्स्ट आपका पार्ट है वो आपका आ जाएगा, है ना, जो कि आपका न्यूमेरिकल का होगा। और लास्ट मैंने न्यूमेरिकल का पार्ट डाला था, काफ़ी लोगों ने बहुत पसंद किया है उसको और काफ़ी अच्छे से मैंने उसमें समझाया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे, हम अभी पेडागोजी के जो भी आपके क्वेश्चन हैं इनको देखेंगे और आपके 15 मार्क्स में से कितने मार्क्स आए हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आप इनमें किस तरीके का चेंज चाहते हैं या आपकी कोई और भी क्वेरी है, कोई डाउट है, आपका कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। और हम देखेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपका 31। देखेंगे हम प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, यानी कि बच्चे जो सीखते हैं इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। नहीं मतलब आपको कौन सा आंसर ढूंढना है, निगेटिव आंसर यहाँ पे आपको ढूंढना है। तो गणितीय अवधारणाओं को समझना, तो ये तो हमारा एम होता है कि बच्चे गणितीय अवधारणाओं को, यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, तो बच्चे को कॉन्सेप्ट समझाना तो हमारा फर्स्ट एम होता है। उसके बाद होता है गणितीय भाषा का विकास, यानी कि मैथमेटिकल लैंग्वेज का विकास। तो ये भी आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखो जैसे हर मतलब अपनी हर सब्जेक्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है, तो मैथ्स की भी अपनी एक लैंग्वेज होती है। ओके, जैसे कि सीडीपी की आपकी एक लैंग्वेज होती है, मैथ्स की होती है, हिंदी की होती है और मतलब आपके सीटेट के पेपर की होती है ना। तो इस तरीके से सबकी अपनी एक क्या होती है, लैंग्वेजेस होती हैं। गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। उसके बाद आपका फोर्थ जो है वो है आपका तर्क कौशल का विकास। तो आपका तर्क कौशल भी विकास करना, हमारा डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग स्किल्स, ये तो आपका मेन एम होते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना, रीजनिंग लगाना, गणित की भाषा का विकास। तो अगर आप एलिमिनेट करके निकालोगे तब भी आपका थर्ड ऑप्शन है। अदरवाइज देखो इसमें कैसे देख सकते हो, समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। अब भाई जिसने रट रखा होगा तो वही ये सारी काम कर सकता है। तो यानी कि हमें ये हमारा है लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चा जवाब दे पाए चाहे नहीं दे पाए। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि वो कॉन्सेप्ट्स को समझे, वो तर्क रीजनिंग डेवलप करे और वो गणित की लैंग्वेज को समझे। ओके, तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 32। प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार है। यानी कि जो आपकी छोटी छोटी कक्षाएं होती हैं उसमें आपको गणित के कॉन्सेप्ट्स को, है ना, उनको विकसित करना है। मैथमेटिकल जो आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं एलिमेंट्री क्लासेस, उनमें आप किस तरीके से मतलब इनको अपनाओगे। इन चारों को आपको क्रम में लगाना है, पहले कौन आएगा, नेक्स्ट कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा और फिर कौन आएगा। ठीक है, तो देखेंगे हम चित्र बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, यूजिंग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ड्राइंग पिक्चर्स, ओके, प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस। उसके बाद है एक्सप्लेनिंग थ्रू लैंग्वेज। ओके, देखो जहाँ पर भी आपको लैंग्वेज आपकी जो हिंदी की है उसमें देखो प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, तो हो सकता है आपको ये वर्ड्स ही नहीं आते हो, आपको समझने में प्रॉब्लम हो, बट आपने जब यहाँ पे देखा यूजिंग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो आपको अच्छे से समझ में चीज़ें आ गई। तो आप हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन को छोड़ना मत बिल्कुल भी, पहले आप हिंदी में पढ़ लेना। अगर आप हिंदी से करते हो इंग्लिश से करते हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या करोगे, हिंदी से अगर आप करते हो तो पहले हिंदी में उसको अच्छे से पढ़ लेना। अगर कहीं पे आपको कोई टर्म्स ऐसे हैं जो नहीं समझ आ रहे हैं, कौन सा आपका जो है क्रम यहाँ पे होना चाहिए, देखेंगे हम। तो सबसे पहले देखो आप क्या करोगे, बच्चे को सबसे पहले क्या आप ड्राइंग कराओगे उसको, या फिर आप यूजिंग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आप सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर दोगे डायरेक्ट, या फिर आप क्या करोगे। देखो सबसे पहले हम बच्चे को क्या करेंगे, यानी कि उसको एक माहौल देंगे, एक भौतिक माहौल में भौतिक चीज़ों से उसको क्या करेंगे, प्रोवाइडिंग, यानी कि उसको एक्सपीरियंस देंगे, अनुभव प्रदान करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल से समझो, मान लो आपको बच्चे को किसी को क्या सिखाना है, आपको उसको पढ़ाना है रेक्टेंगल के बारे में। किसके बारे में पढ़ाना है, रेक्टेंगल के बारे में। तो अब आप वहाँ पे क्या करोगे,
आप बच्चे से क्या करोगे, आप बच्चे को डायरेक्ट ये नहीं बोलोगे कि ये देखो दोनों साइड्स इक्वल होती हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है और इस तरीके से आपका जो है आयत बन गया। नहीं, छोटे बच्चों को सिखाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे उनको काफ़ी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। जैसे आप एक बुक दिखा सकते हो, है ना, कोई बॉक्स हो जो कि आपका आयत के फॉर्म में हो, आप उसको दिखा सकते हो। यानी कि प्रोवाइड करो उनको, पहले वो एक्सपीरियंस तो करें चीज़ों को। माचिस की डिब्बी दिखा सकते हो, है ना, इस तरीके से जब वो चीज़ों को देखेंगे उसके बाद उनको एक्सप्लेन करोगे कि देखो बेटा ये माचिस की डिब्बी है ना, इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है ना दोनों। तो इस तरीके से जब वो इन चीज़ों को समझेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उनसे कहेंगे कि आप ना एक काम करो, इस माचिस की ना अपने कॉपी पे ड्राइंग बनाओ। क्या करो, ड्राइंग बनाओ या पिक्चर्स बनाओ। उसके बाद आप करोगे कि आप सिंबल्स, यानी कि तब उन्हें बताओ कि बेटा ये लाइन यानी कि ABCD। अब आपका ABCD, AB क्या हो गया, एक लाइन है, BC एक लाइन है और ये दोनों आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इस तरीके से जब आप बच्चे को समझाओगे तो 100% बच्चा भी समझ जाएगा और आई होप आपको भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो देखेंगे हम इसमें, तो हमारा इसमें फर्स्ट कौन था, सबसे पहले आप क्या करोगे, अनुभव दोगे, यानी कि एक्सपीरियंस कराओगे बच्चे को। सॉरी, थर्ड वाला, तो सबसे पहले आपका आएगा थर्ड। उसके बाद है भाषा के माध्यम से, यानी कि फिर आप उसको चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे, है ना। तो यानी कि आपका आ जाएगा फोर्थ वाला। उसके बाद आप क्या करोगे, चित्र बनवाओगे। उसके बाद जो आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या कब होता है, सबसे लास्ट में होता है। ओके, तो देखो इसमें थर्ड किसमें आपका पहले है, वही आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। अब इसमें थर्ड आपका पहले है, इसमें है और इसमें है, तो ये दो तो आपके ऑलरेडी कट गए। उसके बाद है थर्ड के बाद फोर्थ, तो थर्ड के बाद फोर्थ इसी में है, तो ये भी कट गया आपका, ऑप्शन तक आप अपने पहुंच गए हो। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार दो संख्याएं घटाई हैं। क्या किया, 83 में से 27 को माइनस करा है। अब उसने यहाँ पे क्या किया है, उसने देखो लिखा तो उसने ठीक है, बट उसने माइनस गलत किया। उसने 7 में से 3 को घटा दिया तो 4 आ गया आपका, 8 में से 2 को घटा दिया तो 6 आ गया। अब उसने यहाँ पे जो गलती की है वो क्या है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यानी कि बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, उसको दिक्कत कहाँ पे आ रही है। तो बच्चे की घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं, देखेंगे। बच्चा नहीं जानता है कि कैसे घटाएं, जी नहीं, बच्चा जानता है कि कैसे घटाएं, बट उसे कुछ प्रॉब्लम्स है, क्योंकि अगर उसे घटाना ही नहीं आता तो वो बिल्कुल ही नहीं घटा पाता, है ना। तो बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटावों की प्रक्रिया को अगर जानता होता तो भाई गलत क्यों करता वो। यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधार किया जा सकता है। कभी भी आपको ड्रिल एंड प्रैक्टिस पे फोकस नहीं करना है। देखो इसका आंसर आप मान लो मुझे भी नहीं आता था, बट मैंने 3 आंसर्स को हटा के अपने आंसर्स को पता लगा लिया। यानी कि बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में क्या है, गलत धारणाएं हैं। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, अधिगम और आकलन के चक्र में निम्नलिखित चरणों में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि जो आपका अधिगम और आकलन होता है, यानी कि बच्चे को सिखाना और फिर उसका क्या करना, असेसमेंट करना। ओके, तो उसमें एक चरण मतलब चरण आपका यूज होता है, यानी कि एक सर्कल में एक चरण में चीज़ें चलती हैं, तो हमें उसको ढूंढना है कौन पहले आएगा कौन इसमें आपका बाद में आने वाला है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, यानी कि टीचिंग लर्निंग इंटीग्रेटेड विद असेसमेंट। ओके, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका क्या करना, संगठन करना, यानी कि असेसमेंट करना। उसके बाद है आपका प्रगति रिपोर्ट का विकास करना। उसके बाद है बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका क्या करना, संचार करना। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, शिक्षण अधिगम की आकलन की। देखो किसी भी चीज़ की आप कुछ भी, चाहे आपके पास कोई भी टास्क हो, सबसे पहले आप क्या करोगे, प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना, योजना तो बनानी पड़ेगी ना। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ये हो गया। अब देखो सेकंड किस किस में है, तो बाकी के 2 ऑप्शन आपके ऑलरेडी ऐसे ही कट जाएंगे, है ना। अब हम देखेंगे कि इसके बाद हम क्या कर सकते हैं।
हमने क्या किया, हमने प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजेशन कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, टीचिंग और लर्निंग यानी कि इंटीग्रेटेड विद असेसमेंट, यानी कि जो टीचिंग लर्निंग की हमारी प्रक्रिया चलेगी उसमें उसके अंतर ही यानी कि उसके अंतःकरण में हम क्या करते जाएंगे, हल्का सा असेसमेंट भी उसमें करते जाएंगे। तो यानी कि सेकेंड के बाद फर्स्ट कहाँ पे है, सेकेंड के बाद फर्स्ट इसमें नहीं है, तो आपका ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल गया है। इस तरीके से आप चीज़ों को स्मार्टली वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में कर सकते हो, क्योंकि मुझे बताना है आपको, इसलिए मैं आपके जो बचे हुए हैं ऑप्शंस उनको भी देखूंगी। उसके बाद है, अब जब आपने क्या कर दिया, योजना बना ली, आपने शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को पूरा किया, उसके बाद आप क्या करोगे, प्रगति रिपोर्ट का विकास करोगे। ओके, उसके बाद आप बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग करोगे और उसका संचार करोगे। ओके, आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, रोमन अंकों को आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं लिया जाता है। नहीं पे अपनी नज़र जमा लिया करो, क्योंकि ये नहीं बहुत सारे क्वेश्चन आपके गलत करा सकता है अगर आप जरा सा भी लूज हुए वहाँ पे और आपने इस चीज़ों को जरा सा ध्यान में नहीं लिया। तो रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि ये स्थानीय मान का उपयोग नहीं करते हैं, पढ़ते अपने और भी आंसर्स को। रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है, हाँ छोटे बच्चों के लिए हो सकता है। रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है, इसीलिए रोमन अंकों को उसमें नहीं लिया जाता, ये भी आपका हो सकता है। उसके बाद है आपका, बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला के बी और रोमन अंकों में भी 5 को क्या लिखते हैं हम, बी, तो भ्रमित हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, और फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी कि बच्चों को क्या करता है, वो मोटिवेट करता है ताकि बच्चे अपनी भाषा में अपने तरीके से उन चीज़ों के बारे में बताएं। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है, यानी कि ये जो गतिविधि शिक्षक कर रहा है इससे मतलब वो इम्पॉर्टेंट उसका एम क्या है, वो चाहता क्या है, पढ़ेंगे अपने ऑप्शंस को। यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में नहीं किया जा सकता। भाई ये इम्पॉर्टेंट है आपकी टीचिंग लर्निंग के लिए, आप बच्चे को कॉन्सेप्ट्स में, बच्चे को संदर्भ में सिखा रहे हो, तो ये खाली समय में ही नहीं, ये हमेशा किया जाना चाहिए। ओके, बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वे डम्ब शॉट्स खेलने में लेते हैं। जी नहीं, सिर्फ आनंद के लिए आप नहीं पढ़ा रहे हो। बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है। देखो अवसर देता, आपका इतना पॉजिटिव वर्ड्स है ना, ये जहाँ भी होगा आपकी 90% प्रोबेबिलिटी है कि आंसर आपका वो हो जाएगा अगर पॉजिटिव पूछा है तो। ओके, उसके बाद है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। बिल्कुल ही सही ऑप्शन है ये आपका। यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकारों का परिचय, देखो अब ये भी आपका सही है यहाँ पे, बट ये आपका इसी में एडजस्ट हो गया है। ठीक है, तो आपका जो इम्पॉर्टेंट आंसर है यानी कि जो आपका सही आंसर है वो आपका थर्ड हो जाएगा, क्योंकि बच्चे क्या, देखो अब शिक्षा कितने प्रकार की होती है, शिक्षा आपकी 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी औपचारिक, इससे भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। ओके, औपचारिक शिक्षा आपकी वो होती है जो बच्चे स्कूल में जाके 5-6 घंटे वहाँ पे एक प्रॉपर टाइम में, एक प्रॉपर मतलब करिकुलम के साथ वहाँ पे बैठ के क्लासरूम में पढ़ते हैं, वो आपकी होती है औपचारिक। औपचारिक आपकी वो होती है जैसे कि आप कहीं भी चलते समय, मान लो कि एक आप हो और आपसे आपसे आगे एक और बाइक वाला है, तो वो क्या करता है, वो बाइक वहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा था उसमें गिर जाती है, तो आपको वहाँ से क्या सीखने को मिला कि यहाँ पे आगे गड्ढा है और हमें यहाँ से संभल के निकलना है। तो ये आपको किसी ने सिखाया नहीं, प्रॉपर बैठा के कॉपी किताब पेंसिल लेके नहीं सिखाया, बल्कि आपने चलते चलते जो आप सीख लेते हो वो आपकी जो लाइफ लर्निंग्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट पर। अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित, यानी कि आपने देखा होगा बहुत से ऐसे दुकान वाले व्यक्ति होते हैं, यानी कि वो पढ़ाई लिखाई उन्होंने इतनी नहीं की होती है, बट उनकी मैथ्स जो है बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वो बचपन से उन सारी चीज़ों में, कैलकुलेशन में, और मतलब दुकान पे बैठने के कारण उनकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी हो जाती है। लोग होते हैं यानी कि जो दुकानदार हैं और भी लोग हैं, तो उनके द्वारा यूज किया जाने वाला गणित हम कक्षा में कैसे उपयोग कर सकते हैं, तो गणित कक्षा में उपयोगी नहीं, ये तो सरासर गलत बात है भाई।
क्यों उपयोगी नहीं है, है ना। सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत, अब सभी को हल करने के लिए नहीं है क्योंकि उन्होंने कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े, उन्हें बस कैलकुलेशन उनकी अच्छी हो जाती है। में स्पष्टता और बहुत कम स्तर, जी नहीं, बहुत ही स्पष्ट होते हैं उनकी कैलकुलेशन और बहुत ही उच्च स्तर की होती है। ओके, तो उसके बाद आपका सिर्फ फोर्थ ऑप्शन ही बचा है, यानी कि उनकी जो संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। यानी कि आप क्या कर सकते हो, आप जैसे कभी ओरली बच्चों से कुछ पूछ रहे हो तो क्या करोगे, आप उस तरीके से वैकल्पिक रणनीति बना के उसके लिए चर्चा बच्चों से वहाँ पे कर सकते हो। तो आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा इसमें। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषय विषम समूह को, यानी कि कैसे संभालना है, हेट्रोजीनियस ग्रुप। अब समझ लो विषम समूह क्या होता है। विषम समूह होता है हेट्रोजीनियस, आपके ग्रुप्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें बच्चे अलग अलग डिफरेंट टाइप के होते हैं, प्रतिभाशाली भी होंगे, एवरेज भी होंगे, लो भी होंगे, ओके, और आपके जो भी होंगे, मतलब सारे बच्चे उसमें होते हैं। तो ये आपके ग्रुप जो है वो अच्छे माने जाते हैं। और आप सेम टाइप के ग्रुप अगर बना देते हो तो वो आपके अच्छे नहीं माने जाते हैं। ओके, उनको कहते हैं होमोजीनियस, ये आपके होते हैं हेट्रोजीनियस। ओके, तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि एक टीचर जो है वो क्या करता है, वो विषम समूह को संभालना है, यानी कि उसमें सभी प्रकार के बच्चे हैं तो उसको क्या करना चाहिए। तो एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर तो ये तो करना ही नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया आपकी होमोजीनियस जो होते हैं वो अच्छे नहीं माने जाते हैं। एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखना, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, ताकि वो एक दूसरे से क्या करें, लर्निंग ले सके, कुछ सीख सकें, क्योंकि बच्चे जो है आपस में भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है वो 3rd सही हो जाएगा। ये भी गलत, ये भी गलत। उसके बाद है आपका कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार प्रश्न हल करके उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में देना, ये कोई आपका बेहतर आइडिया नहीं है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि, यानी कि गणित में अब जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं उनको क्यों डेवलप्ड किया गया है। ओके, तो देखेंगे हम, गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाएं, इसलिए डेवलप्ड किया है आपने। विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, तो भाई उपलब्धि बढ़ाने के लिए हम नहीं करते हैं। उसके बाद है आपका यहाँ पे, बच्चों के द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। तैयार करने, वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार करना, तो सिर्फ आप परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार नहीं कर सकते हो, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन है इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो आपका 3rd है। बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित, यानी कि जो वो क्लास वाइज जो सीख रहे हैं उनको क्या किया जा सके, उन्हें कि कितना आउटकम्स मिला, हमें उससे पता चल सके कि बच्चे ने कितना सीखा है। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कक्षा में क्या हो रहा है, कौन सा कार्य एक गतिविधि है, यानी कि कक्षा एक ऐसी कक्षा है जहाँ पे कौन सा, मतलब लर्निंग बाय डूइंग है, यानी कि एक्टिविटी आप किसको कहोगे। शिक्षक समझाते हुए कि प्रश्न कैसे हल करें, तो शिक्षक, यहाँ पे जो शिक्षक हैं आपके वो एक्टिव हैं, तो ये नहीं होगा। बच्चे एक्टिव होने चाहिए। बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, यानी कि वो दोहरा रहे हैं, रिपीटेशन में है, तो ये भी नहीं होगा। बच्चों द्वारा श्याम पर से नकल करना नहीं, बच्चों का अन्वेषण में लगना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग जो होती है आपकी, वो किस में आती है, एक्टिविटी में आती है, क्रिएटिविटी में आती है। ओके, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, बच्चों को बीज गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है, आपसे निगेटिव पूछा गया है। ओके, देखेंगे हम यहाँ पे, यानी कि बच्चों को प्री नंबर कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए आपको कौन सा आवश्यक नहीं है, तो 1 to 1 यानी कि कॉरेस्पेंडेंस, यानी कि एक एक संगतता, ये आपका जरूरी है। सीरिएशन भी आप करा सकते हो, समूह बनाकर बच्चों को सिखा सकते हो, बट आपका क्या है, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से बढ़ाना, यानी कि अचानक से आप नंबर नेम्स को रेंडमली वहाँ पे अगर आप बढ़ा देते हो तो बच्चे इस तरीके से आपके क्या करेंगे, वहाँ पे गिनती का जो है वो नहीं सीख पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, उनको इन तरीकों से सिखाना है। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बच्चे है आपका, एक बच्चे से ये पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई और चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कहोगे, यानी कि बच्चे ने ये आंसर क्यों दिया है। बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं, अगर कोई जानकारी नहीं होती तो वो बिल्कुल भी कुछ आंसर नहीं देता। उसके बाद है, बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को
आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। ये क्या होता है, ये जनरलाइजेशन होता है, यानी कि सामान्यीकरण होता है। किसी भी एक चीज़ को जानने पर उसका हर सिचुएशन में आपको उसका यूज़ कर लेना। तो लंबाई इंटू चौड़ाई L इंटू बी आपका आयत का क्षेत्रफल होता है। तो उसने क्या किया है, किसी भी उस टाइप की बंद आकृति के लिए उसने उसको सामान्यीकरण वहाँ पे कर दिया। यही ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, ये गलत है भाई, सबका थोड़ी ना होता है। उसके बाद है द चाइल्ड इज कन्फ्यूज्ड बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर। ऐसा कुछ नहीं बताया उसने, कॉन्सेप्ट बिल्कुल उसका ठीक है, बट उसने जनरलाइजेशन कर दिया है, चीज़ों को सामान्यीकरण किया है उसने। ओके, देखेंगे 43, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये आपसे बार बार घुमा घुमा के पूछा जाता है। इसका ऑप्शन यही है कि हर कोई गणित सीख सकता है। इसके अलावा अगर कुछ भी है तो वो क्या है, आपका गलत हो जाएगा। गणित सीखने के लिए कठिन नहीं है भाई। आमतौर पर लड़कियां, ये आपका है जेंडर बायस। गणित कठोर अभ्यास से ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो आपका ये है कि एवरीबडी कैन लर्न मैथमेटिक्स। ओके, देखेंगे नेक्स्ट अपना, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक सीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चों को त्रिभुजों की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया है। यानी कि टीचर ने एक सीट दी है, उस पर क्या है, आपके 90 डिग्री के 4 हैं। तो जब वो सब बच्चे उसको देखेंगे उन्हें समझ आएगा कि ये जो है 90 डिग्री का यहाँ पे सेम बन रहा है, ये भुजाएं इसकी सामने सामने हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जब वो देखेंगे, फिर उसके बाद वो क्या पढ़ाना है उसको, पाइथागोरस प्रमेय यानी कि ट्रिपलेट पढ़ानी है उसको। तो ये जो यानी कि पहले आप एग्जाम्पल्स देते हो, फिर आप रूल, एग्जाम्पल टू रूल जाना होता है। ये आपका होता है आगमन यानी कि इंडक्टिव मेथड, और आपका जो रूल से एग्जाम्पल यानी कि निगमन, नियम से उदाहरण की तरफ जाना आपका क्या होता है, निगमन विधि। आप याद कैसे रख सकते हो, नी से नियम और नी से निगमन। ओके, तो निगमन विधि आपकी जो होती है वो नियम से उदाहरण जाती है और आगमन आपकी उदाहरण से नियम जाती है। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट यानी कि लास्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं, यानी कि जो कॉन्सेप्ट मैप हम बनाते हैं उनके बारे में ऐसा कौन सा कथन है जो कि सत्य नहीं है। संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणा और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। कॉन्सेप्ट मैप रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ Concept maps represent a collection of interconnected concepts and skills links connecting them, यानी कि जो कनेक्ट लिंक होते हैं उनसे हम बनाते हैं। कॉन्सेप्ट मैप शुड बी कंस्ट्रक्ट बाय टीचर्स ओनली, जी नहीं, यही आपका गलत है। जहाँ पे ओनली आ जाए वो आपका निगेटिव, और निगेटिव ही आपका यानी कि नहीं पूछा है, तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है, ये सही है। संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है, यानी कि आपको प्रीवियस नॉलेज से जोड़ के आप कॉन्सेप्ट मैप को बना सकते हो। और कॉन्सेप्ट मैप्स आर हायरार्किकल इन नेचर, यानी कि आप एक कॉन्सेप्ट देखा फिर उससे जुड़ता हुआ, उससे जुड़ता हुआ, इस तरीके से यानी कि एक बढ़ते हुए क्रम में आप बना सकते हो। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके से आपको और भी इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर देती रहूँगी। और यहाँ पे आपको सीटेट से रिलेटेड किसी भी एग्जाम, सुपर टेट अभी आने वाला है, आपकी केवीएस की वैकेंसी आने वाली है, सारी ही चीज़ों की आपको जितनी भी न्यूज़ है, जितनी भी आपकी स्ट्रेटजी हैं, जो भी आपका सिलेबस है, सारी ही चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को वहाँ पे और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते रहिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।